चौथा मोड पढ़ना है एयर ट्रांसपोर्ट। अब आप देखो ओसीएम में कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुमको बस मटेरियल बड़ा बड़ा के दिया है। आप देखो ये सब चीजें तुम जो दिन भर देखते हो, तुमको उसको फील कर लिखना है अपने मन से। चलो अब एयर ट्रांसपोर्ट किसे कहेंगे? जब भी मैं फिजिकल मीन यूज करके जब कोई मूवमेंट कराऊंगा पर्सन, गुड्स, एनिमल की फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना, ऑन द एयरवेज, थ्रू एयरवेज, तो उसको बोलेंगे एयर ट्रांसपोर्ट। क्लियर पिक्चर? एयर ट्रांसपोर्ट इज रिसेंट एंड एन इंपॉर्टेंट एडिशन टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पहले स्टार्टिंग में नहीं था ये। स्टार्टिंग में इंटरनेशनल ट्रेड के लिए कौन सा मोड यूज होता? वाटर एयर। क्यों ऐसा पूछो? क्योंकि पहले पैसेंजर्स ही फ्लाइट्स थी, अभी कार्गो फ्लाइट्स आई हुई है। यानी 21 सेंचुरी के इरा से हम बात करते हैं कि 21वीं सदी जो हम बात करते हैं ना, यानी तो इस यहाँ से ही मेन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट के लिए एयर ट्रांसपोर्ट यूज हुआ है। नहीं तो पहले मैक्सिमम वाटर ट्रांसपोर्ट ही यूज होता, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव मोड है क्या ये। और सारी फ्लाइट्स बोइंग और ये दो कंपनियां हैं, बोइंग और एक और कंपनी है, दो कंपनियां फ्लाइट्स बनाती है, फ्लाइट्स। तो पहले वो कमर्शियल फ्लाइट बनाती थी, अब उन्होंने कार्गो फ्लाइट्स को भी कंपनी ने उनको ऑर्डर दिया है, और आज भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स का फ्लाइट्स के थ्रू हो रहा है, पॉसिबल है। तो ये एयरबस, बिल्कुल बोइंग एंड एयरबस, ये दो ऐसी कंपनियां हैं जो कमर्शियल फ्लाइट्स क्या बनाती है, जिसमें अब 150 यात्रियां उड़ती ना, वो बनाती है। सभी जहाज आपको बोइंग और एयरबस की मिलेंगे मैक्सिमम। इट हैज डेवलप्ड मच मोर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसका डेवलपमेंट काफी बढ़ा। ये थोड़ा हिस्ट्री पार्ट है, सुनना पड़ेगा उस चीज को। हाँ, इट फैसिलिटेट फास्ट मूवमेंट, फास्ट यानी सबसे फास्टेस्ट बोलता मैं एयर ट्रांसपोर्ट है, फास्टेस्ट मूवमेंट ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज ऐसा कोई दुनिया का कोई कोना नहीं बचा जहां पे एयर ट्रांसपोर्ट आज नहीं है, मैक्सिमम कवर कर चुका है हर पूरे वर्ल्ड में। तो एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप पूरे वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट मूवमेंट करा सकते हो, पर्सन की भी, एनिमल की भी और गुड्स की भी। एयर ट्रांसपोर्ट में बी क्लासिफाइड एज डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर्स। अब देखो दो फ्लाइट आती है, डोमेस्टिक यानी घरेलू उड़ाने, और इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आपको लेके जाए। आपको बता दूं मैं, सारी कंपनियां यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स अलाउड नहीं करती है। कुछ कंपनियों को डोमेस्टिक का लाइसेंस है और कुछ कंपनियों को इंटरनेशनल है, क्योंकि और डोमेस्टिक फ्लाइट अगर इंटरनेशनल एयरलाइंस में जाती है, यानी अगर कोई दूसरे कंट्री में गई तो उसको उड़ा दिया जाता है। लाइसेंस नहीं है ना, आप परमिट कैसे आ रहे हो हमारे एरिया में? तो इसलिए इसके लिए स्पेशल लाइसेंस लगता है WTO का, यानी उनके बहुत सारे संगठन है, वैसे बोल सकते हैं हम उसको। तो इसलिए आप देखोगे सारे कंपनियां अपने दोनों फ्लाइट्स अलग अलग उड़ाती है। कमर्शियल फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स अलग है और डोमेस्टिक फ्लाइट्स अलग है। और अभी तो मैक्सिमम सिटीज में दोनों एयरपोर्ट भी अलग अलग है। क्यों अलग है? आपको अगर घरेलू उड़ान करनी है ना, अगर इंडिया में घूमना है तो आपको चेकिंग हाफ एन आवर पहले किया तो चल जाएगा। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल कहीं जा रहे हो, ट्रेन मतलब यूज कर रहे हो एयरपोर्ट, और आप इंटरनेशनल फ्लाइट में जाओगे तो आपको कम से कम 3 घंटे पहले चेकिंग करना है, यानी पहले आना है एयरपोर्ट में कम से कम 3 घंटे पहले, क्योंकि 3 घंटे पहले से आपके ऊपर वर्किंग करना शुरू करते हैं। क्योंकि आपका लगेज वगैरह, क्या जो कंट्री में आप जा रहे हो वहां के रूल्स क्या है, वहां पे बैन क्या है। भले कुछ चीजें इंडिया में बैन नहीं है लेकिन बाहर बैन होंगी, तो जहां आप जा रहे हो तो वो कंट्री जो भेज रही है उसको वहां के भी नॉर्म्स देखने हैं, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन देखते हैं कि वहां पे किसी का धर्म, किसी का कुछ अपमानित तो नहीं हो रहा है, या कुछ वहां के जो नॉर्म्स है वो हम फॉलो करके ही आपको भेजना है। अगर नहीं भेजा तो वो कंट्री पे फिर क्वेश्चनिंग होती है।
अकाउंटेबिलिटी कंट्री पे आती है कि आपने हमारे कंट्री में ऐसे लोगों को भेजा कैसे। जिस एग्जाम्पल में अभी फॉर एग्जाम्पल अभी आप कहीं जाओगे तो ड्रग्स अलाउड नहीं होते हैं, अमेरिका में जाओगे ड्रग्स अलाउड नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ब्रदर्स। अब अगर कोई ड्रग्स इंडिया से भी पहुंचा रहा है और उसकी जेब में अगर उसके पास अगर ड्रग्स मिलता है, तो ड्रग्स अगर मिलता है तो वो पर्सन को तो सजा होगी, साथ में इंडिया के ऊपर भी अकाउंटेबिलिटी उठती है, यहाँ के डिपार्टमेंट में उंगली उठती है कि तुमने ऐसे कैसे चेकिंग किया है भाई। समझा आपको क्लियर? इसलिए आप देखो इंटरनेशनल लॉज बहुत भारी है, और वो सारे कंट्रीज के जहां पे एक कंट्री दूसरे कंट्री में भेज रही है अपने फ्लाइट्स, उनको पूरे नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। जिस एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पे आपको सिगरेट अलाउड होगी, सपोज कोई कंट्री में सिगरेट अलाउड नहीं है, तो आपका सिगरेट अगर आपको मिलता है उसके अंदर तो वो भी आपको थ्रो करवाएंगे। आपको समझा ना कुछ उनको? तो ऐसे हर कंट्री के नॉर्म्स यहाँ पे फॉलो करने पड़ते हैं। और दूसरी बात सुनो, एयर ट्रांसपोर्ट का ये एक ड्रॉबैक है कि एयर कंपनियां जो है एयर बस यानी जो फ्लाइट्स कंपनियां हैं जो फ्लाइट्स उड़ा रही है कमर्शियल या ये कार्गो फ्लाइट्स, यानी पैसेंजर का फ्लाइट्स या कार्गो फ्लाइट्स इसको बोलते हैं जो गुड्स का मूवमेंट होता है, ओनली गुड्स का। और पैसेंजर फ्लाइट्स है जहाँ पे अपन उड़ते हैं, हाँ नहीं वो इकोनॉमिक क्लास बिजनेस क्लास अलग है, उसके अंदर होता है कैटेगरी वो। तो मैं आपको बता दूं, ध्यान उधर, उनको पूरे इंटरनेशनल लॉ फॉलो करना पड़ता है। इसको ड्रॉबैक देखो, आप देखो उसके अगर ड्रॉबैक पढ़ोगे तो उसमें एक है इंटरनेशनल लॉ, ये सारे कंट्री के लॉ देखने हैं। कौन सी कंपनियों को? जो कंपनियां इंटरनेशनल फ्लाइट्स को उड़ा रही है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टिंग जो दे रही है, यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री। और अगर डोमेस्टिक फ्लाइट्स आ रही है आप, तो डोमेस्टिक फ्लाइट्स के अंदर क्या होता है, आपको सिर्फ कंट्री के अंदर के नॉर्म्स पढ़ने देखने हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बस कंट्री के। अब बताओ ऐसे कौन सी फ्लाइट है जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स अवेलेबल कर देती है कंपनी, बताओ? एमिरेट्स। और अब देखो एयर इंडिया ने दो डिपार्टमेंट बनाए हुए, इंडियन एयरवेज अलग है और एयर इंडिया अलग है। एयर इंडिया उसने डोमेस्टिकली बनाया है और इंडियन एयरवेज वो बनाया है इंटरनेशनली, और दोनों की फ्लाइट्स का अंदर का इंटीरियर भी अलग है। क्योंकि आप कमर्शियल फ्लाइट्स जब उड़ती है ना, पैसेंजर फ्लाइट्स, उसमें डोमेस्टिक फ्लाइट्स 1 घंटा 2 घंटा बस, उससे ऊपर तो ना उड़ती वो, 2 घंटे के अंदर एक नेक्स्ट स्टॉप आता ही है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स यूज करते हो तो 6-6 घंटा 8-8 घंटा एक साथ आप ऊपर हो, तो उसके लिए उतना कंफर्ट जोन मिलना चाहिए ना। तो आप जब डोमेस्टिक फ्लाइट में जाओगे ना, तो अगर आपकी पीछे की रिक्लाइनर सीट्स होंगी तो रिक्लाइनर एकदम मामूली होती है, क्योंकि उनको कमर्शियल सब देखना पड़ता है, और इंटरनेशनल में उनको पूरा लग्जरी फील देना ही पड़ता है कि वो जर्नी बड़ी है। तो इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उनको इकोनॉमिकली पैसों के तौर पे देखना पड़ता है। इसलिए देखो दोनों का फेयर बेस जो है ना डिफरेंट होता है। समझा आपको क्लियर? इवन दोनों फ्लाइट्स के वॉशरूम्स भी अलग होते हैं। वॉशरूम्स आप देखो, अगर आपने डोमेस्टिक फ्लाइट्स के वॉशरूम देखा ना तो एकदम कंप्रेसिव होता है, क्योंकि वहां पे हार्डली टॉयलेट यूज होगा। लेकिन कमर्शियल जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती है ना, वहां पे वॉशरूम काफी लग्जरीज होते हैं, क्योंकि वो कंट्री को रिप्रेजेंट करे। तो क्या है बेटा, बता रहा हूं सुन लो। कभी मतलब गलती चले गए तो मालूम होना चाहिए ना। डोमेस्टिक फ्लाइट ले जाओगे इंटरनेशनल में जाने के लिए, हाँ मेरे को मालूम है तू अमीर है जाएगा, अपन जैसे लोग जाते कभी। चलो ओके बॉयज, तो वाटर ट्रांसपोर्ट के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए वो है एयर ट्रांसपोर्ट। क्या होता है?
Air transport in recent an important addition to transport system. It has developed much more after the Second World War. It facilitates fast movement of passenger goods all over the world. Air transport may be classified as domestic and international air transport. दोनों अलग अलग है, एयरपोर्ट्स भी दोनों डिफरेंट डिफरेंट है. एयर ट्रांसपोर्ट इज कैरिड आउट इन फिक्स्ड एयर रूट्स. तो इनके रूट्स फिक्स होते हैं और वो उसी एरिया में वो मतलब यूज करते हैं. विच कनेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द जो ऑल कंट्रीज से हमको कनेक्ट करते हैं. एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट. क्या है ये? फास्टेस्ट मोड. आपको आएगा ऑब्जेक्टिव में. फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज डैश. चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज डैश. क्लियर? इट इज अ फ्लेक्सिबल मोड and can provide valuable services to remote area. अब remote area का मतलब क्या होता है? जो restricted area होते हैं ना, जहाँ पे मतलब हर आप देखो मोस्टली आप एयरपोर्ट देखोगे तो सिटी के बाहर ही होते हैं, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली कुछ इवेंट अगर हैपन हुआ, क्रैश लैंडिंग हुई, तो वो रेसिडेंट्स को हार्म ना करे फ्लाइट. इसलिए आप देखो एयरपोर्ट फ्लाइट सिटी के बाहर ही रखना पड़ता है. और दूसरी बात आप देखो कि जब क्रैश लैंडिंग की बात आती है ना, तो क्रैश लैंडिंग में प्रोबेबली पायलट को ट्रेनिंग मिलती है. क्या? कि अगर कोई क्रैश लैंडिंग होती है, नदी, समुद्र या कोई बड़ा ग्राउंड है, वहां करो, यहां से निकालो. और अगर कोई कमर्शियल फ्लाइट्स, अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दिखता है कि क्रैश लैंडिंग कमर्शियल एरिया में हो रही है, कमर्शियल एरिया में, तो उनको इतना भी पावर दिया है कि वो ऊपर ही वो फ्लाइट को उड़ा देंगे. क्योंकि उस फ्लाइट की वजह से और लॉस ना हो ना, जनानी और ना हो. अब देखो अगर सिंधी के में कोई फ्लाइट गिरी, तो यहां तो घर चुपक के बेटा एग्जाम्पल दे रहा हूं. तो रेसिडेंशियल एरियाज जो कमर्शियल जो अपनी होती है ना, तो इसलिए ये एक उनका एसओपी है. ये भी उनका एक एसओपी है, उनको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है. इसलिए आप देखो पायलट जब क्रैश लैंडिंग आता है तो वो पहले ढूंढता है पानी, क्योंकि पानी में एक तो आग भी लगती नहीं है जल्दी, और दूसरा वो तैरता है ना प्लेन, डूबता नहीं है वो जल्दी. क्या बोल रहे हो? और वो ट्यूब उनके पास पड़े होते हैं ऑलरेडी, वो आपको दे देते हैं कि भाई ऐसे कुछ आया तो लाइफ जैकेट बराबर. आप देखो जब एयर हॉस्टेस प्लेन चलता है तो एयर हॉस्टेस पहले उन ट्रेनिंग में ही दिखाती है ना, इंस्ट्रक्शन में. तुम में से कौन कौन फ्लाइट पे बैठा हुआ है, याद वो करो. ठीक है. However, it is very costly. But क्या है ये बहुत अच्छा आपको आएगा. द एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज डैश. एयर ट्रांसपोर्ट. क्या आएगा? ये आपके एमसीक्यू रेडी करो, आएंगे ऐसे. द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एरोप्लेन, एयरपोर्ट एंड रनवे इज वेरी हाई. मैंने आपको कल ही उस दिन बताया था कि हर एक ट्रिप के बाद पूरी प्लेन की जांच होती है. जब तक वो इंजीनियरिंग जांच नहीं होंगी तब तक नेक्स्ट ट्रिप नहीं उड़ेगी. समझा आपको? क्लियर? आपको मालूम है, एक बता रहा हूं, जब आप गर्ल्स अगर एयर हॉस्टेस की जॉब पे अगर आपको ट्रेनिंग मिलनी है, तो अगर एयर हॉस्टेस में कोई 12th की बाद इच्छा होंगी जाने की, तो आपको बता देता हूं एक एसओपी है उसके अंदर.
जैसे ही प्लेन जब डिपार्चर के लिए ओपन होता है फ्लाइट, तो पहले एयर क्रूज, पहले अंदर के जो वो होता है ना एयर होस्टेस नहीं बोलते, क्रू मेंबर्स बोलते, क्रू मेंबर्स है ना, क्रू मेंबर्स यानी अंदर जितने भी लोग एयर होस्टेस वगैरह बनना है जो भी इनको, तो पायलट, एयर होस्टेस, पहले वो जाते हैं और फिर वो सारे इक्विपमेंट्स चेक करते हैं और फिर उनका एक हेड होता है। क्या होता है? वो हेड को पहले इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि सारे इक्विपमेंट्स चेक है और सर्विसेबल है, और फिर सर्विसेबल होने के बाद जो हेड ऑफ दी वहाँ का जो रहेगा फ्लाइट अटेंडेंस का हेड, वो फिर ग्राउंड क्लियरेंस को देता है कि अब भेजो पैसेंजर्स को, फिर जाके पैसेंजर आता है। आप देखो जब भी आप एयरपोर्ट जाओगे ना, तो फ्लाइट जब लैंडिंग करता है ना, तो लैंडिंग करने के बाद जब वो एयरपोर्ट पे आता है, तो पोर्ट पे आने के बाद डायरेक्ट पैसेंजर्स को अलाउ नहीं होता है। पहले वो ऑल इक्विपमेंट्स पहले चेक करते हैं, वहाँ के मेंबर्स सारे अंदर जो क्रू जो रहेंगे उनके, फ्लाइट अटेंडेंट्स मेंबर्स जो रहेंगे उनके स्टाफ, और फिर जाके पैसेंजर्स को आता है, क्योंकि उनकी इमेज रहती है वो उनकी। अब जैसे एग्जाम्पल देखो, बीच में एक केस आया था गो इंडिगो कुछ भी कंपनी के ऊपर, हाँ, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें फ्लाइट ऊपर चल रही थी ऊपर, ऐसे क्यों रही कि अब ऊपर जाती ना, उड़ती है। तो जब फ्लाइट उड़ रही थी टेक ऑफ के दौरान, वॉशरूम का नल लीकेज हो रहा था। बता रहा हूं, देखो एक छोटा सा चीज है, इमरजेंसी लैंडिंग उतारनी पड़ी, सोचो पायलट्स को, क्योंकि वो भी मतलब ऊपर कुछ भी होना चाहिए गलत। अरे वो पानी जब बाहर आएगा तो वो बढ़ाएगा ना, लोड बढ़ाएगा ना, उसका लोड बढ़ाता है, मालूम है आपको। और जब लोड बढ़ता है तो वो इम्बैलेंसिंग होता है पूरा प्लेन। लिफ्ट होता है, जब एयर लिफ्ट होता है ना, तो पायलट्स को पहले पूरा वजन, कितना थ्रस्ट देना है प्लेन को, ये सब चीजें पहले कैलकुलेट करनी पड़ती, डायरेक्ट प्लेन नहीं उड़ता। बट बेटा इम्बैलेंस हुआ ना, जहां पे वजन है, जो टैंक था वजन जहां से आ रहा, वो इम्बैलेंसिंग हो रहा पूरा, तो वो, और दूसरी बात इमेज खराब करा था ना कंपनी की, तो उसको फिर इमरजेंसी। और यहीं पे देखो आप रेलवे में देखो, रेलवे के अंदर अगर वॉशरूम का पानी से लीकेज है, पाइप लीकेज है, ट्रेन रुकती क्या? तो ये एक लग्जरी फील करने का एक वे है कमर्शियल फ्लाइट्स में। इसलिए आप देखो फ्लाइट्स के अंदर आपको फुल सेफ्टी नॉर्म्स मिलती है, क्योंकि बात आ रही है ऊपर उड़ने की, तो छोटे से छोटी चीज भी चेकअप होती है, चेकिंग होती है। समझा आपको क्लियर? इसलिए एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत आता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी चलाना। अब एक एरोप्लेन का ऑपरेटिंग कॉस्ट 60 to 70% कॉस्ट जो है वो फ्यूल लेता है। कौन होता है? हाँ, और उसको बचाने के लिए प्राइवेट कंपनियां अपने इसको रे पायलट्स को टास्क देती है, टारगेट क्या देती है बताओ? फ्यूल जितना कम करोगे यूज, उतना हम तुमको वो देंगे, अलाउंसेस, बोनस, ताकि क्या होता है इससे उन कंपनीज की रेवेन्यू, प्रॉफिट बढ़ता ना उनसे, क्योंकि एक एरोप्लेन का 60% से 70% कॉस्ट सिर्फ फ्यूल में लगता है। समझा क्या क्लियर? रिस्क बढ़ता है ना, तभी तो इनको गवर्नमेंट ने रेगुलेट किया है ना, तभी तो मंत्रालय बनाया, मिनिस्ट्री क्यों बनाया फिर? ताकि रेगुलेशन हो प्रॉपर, जान पे रिस्क ना लो होना चाहिए। समझा? आपको मालूम है कोई कंपनी की अगर इमरजेंसी लैंडिंग होती है ना, तो उसको फिर उसका लाइसेंस भी कैंसिल करते हैं वो लोग कि इमरजेंसी लैंडिंग हुई क्यों है। इसलिए आप देखो प्राइवेट कंपनी को एयर ट्रांसपोर्ट देने का अलाउ किया है,
लेकिन जो रेगुलेशन है वो गवर्नमेंट ने अपने पास रखा है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयरपोर्ट का स्टाफ पूरा पूरा गवर्नमेंट का है, मंत्रालय का। ये इसलिए रखा क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सब पता था कि इसने इमरजेंसी लैंडिंग की, इससे पूछो क्या है। फिर वो कंपनी को बुलाया जाता है कि आपकी इमरजेंसी लैंडिंग क्यों हुई, क्या प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम हुई तो चेक क्यों नहीं किया गया पहले पैसेंजर को बिठाने के बाद, उसके ऊपर भी स्टडी होता है पूरा से। आप देखो एक आधी इमरजेंसी लैंडिंग आई तो न्यूज में भी आता है, क्योंकि इमरजेंसी लैंडिंग बहुत रिस्की होता है। क्या होता है, एयर इंडिया, स्पाइस जेट एक्सेट्रा, ये है डोमेस्टिक एयरलाइंस। क्वांटस एयरवेज लिमिटेड, अब मुझे एक ही बता था तो लिख के दिया, इसमें आया था वो। और भी बहुत सारी इंटरनेशनल एयरलाइंस है जो यूज करती है, जैसे इंडियन एयरलाइंस, ओके, ये भी है। तो ये सब कौन है, ये सब कंपनियां हैं जो एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इंडिया के अंदर दे रही है और कमा रही है। अब एवरी कॉइन हैज टू द पॉजिटिव एंड, तो देखते हैं एयर ट्रांसपोर्ट का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, यानी इन शॉर्ट बेनिफिट्स, एडवांटेजेस या मेरिट्स। अब अच्छी बातें क्या है देखते हैं। पहला फास्टेस्ट मोड है, एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इससे अभी तक के कोई फास्टेस्ट आया सर्विस। एयर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड रेगुलर, कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट सर्विस। लेकिन इसका दूसरा इफेक्ट भी इसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि अगर वेदर कंडीशन खराब रही या स्नोफॉल रहेगा तो आपकी फ्लाइट्स कैंसिल भी होंगी या डिले भी होगी, जब तक के वेदर कंडीशन सही होता, क्योंकि एयर ट्रांसपोर्ट टोटली वेदर के ऊपर डिपेंड है। इसलिए दोनों पॉइंट दिए मैंने, नेगेटिव भी दिया, लेकिन मोस्टली सारी कंपनियां अपने प्लेन्स फ्लाइट जो है रेगुलर उड़ाती है। अभी तो एक नया एसओपी भी आया है उसके अंदर कि अगर कोई कंपनी आपको 3 घंटे से ऊपर, ऐसा कुछ तो भी सुना था मैंने उस दिन, वहां का मील है ना, आया था ना कुछ तो भी, कि 3 घंटे से ऊपर अगर फ्लाइट कंपनियों ने फ्लाइट्स को डिले किया है तो आपको मील, अंदर मील फ्री आप डिमांड क्लेम कर सकते हो। समझा आपको क्लियर? हाँ, नेक्स्ट है कंफर्ट एंड सेफ्टी। अब सबसे ज्यादा कंफर्ट आज की तारीख में एयर ट्रांसपोर्ट ही है, क्योंकि प्लेन क्या है, प्लेन डूबने के मतलब प्लेन गिरने के, क्रैश लैंडिंग से या हाईजैक के चांसेस बहुत आजकल नहीं के बराबर ही हो गए, नहीं के बराबर। आज टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है, इतनी डेवलप कि आज आप देखोगे कि लैंडिंग, क्रैश लैंडिंग बहुत नहीं के बराबर सुनने को आ रही, और दूसरी हाईजैक भी नहीं होते प्लेन जल्दी आजकल। सर्विस प्रोवाइडेड बाय एयर ट्रांसपोर्ट आर कंफर्टेबल फॉर पैसेंजर एंड सेफ फॉर गुड्स ऑल्सो। क्विक डिलीवरी, सबसे फास्ट डिलीवरी यही करती है ना, फास्टेस्ट मोड है तो सबसे फास्ट डिलीवरी गुड्स की भी एयर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड क्विक डिलीवरी ऑफ गुड्स सुटेबल। अब एयर ट्रांसपोर्ट किसके लिए सुटेबल है, लेकिन कौन से, हाई वैल्यू वाले, पेरिशेबल लेकिन हाई वैल्यू वाले। एयर ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट सुटेबल फॉर पेरिशेबल गुड्स एंड फॉर गुड्स ऑफ हाई वैल्यू। समझा आपको क्लियर? वैल्यूएबल सर्विसेज, हाँ। अब एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो कहीं अनएक्सपेक्टेड इवेंट जब हैपन होता है तो उससे एयर लिफ्ट होता है, जैसे कहीं फ्लड आती है, बाढ़, अर्थक्वेक, तो वहां पे फिर इंडियन आर्मी अपने चॉपर्स के थ्रू उनको एयर लिफ्ट करते हैं। इंडियन एयरफोर्स, हाँ, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी दोनों रहते हैं ना, दोनों कोलैबोरेशन करके करते हैं। मालूम आपको, इंडियन एयरफोर्स जो है सिर्फ वहां तक प्लेन लेके आती है, लेकिन इंडियन आर्मी नीचे उतर के लेके आती है उनको। दोनों का काम डिफरेंट, लेकिन दोनों कोलैबोरेट करके आती है। एयर ट्रांसपोर्ट कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल सर्विसेज टू दोज एरिया अफेक्टेड बाय अर्थक्वेक, फ्लड एक्सेट्रा। तो यहां पे भी ये आती है। फ्लेक्सिबल, अब आसमान तो पूरा अपना ही है, राइट नहीं समझा तो लेफ्ट ही मुड़ लो। फिक्स रूट होता है लेकिन अल्टरनेटिव रूट होता है, पूछो क्यों?
आपको मालूम है टर्बुलेंस, द मेजर प्रॉब्लम इन द एयर, टर्बुलेंस का फेस करना होता है। कोई प्लेन में टर्बुलेंस फेस किया है? मैंने किया है। हाँ, ये बार नहीं, पहले मैं 3 बैठा हूं अपने पैसों से, बता रहा ना बेटा, अपने कमाए पैसों से। तो टर्बुलेंस का प्रॉब्लम आता है। टर्बुलेंस का क्या होता है, ऊपर जब फ्लाइट चलती है ना तो झटके पड़ते, झटके ऐसे लगता है अभी गिरेगा, अभी गिरेगा, इतनी खतरनाक ऐसे डर लगता, यानी वो उस टाइम का जो मोमेंट था ना, ऐसा लगता बस अभी गिरेगा। तो पता है मैं और मेरा फ्रेंड गए थे गोवा घूमने ऐसे। यस, तो फिर उस टाइम पे टर्बुलेंस हुआ था खतरनाक, बारिश का टाइम था, जून मंथ था। अब मजाक में चले गए थे हम, तो जाते वक्त नहीं गया, लेकिन जब आया था गोवा से मुंबई तो वहां पे टर्बुलेंस हुआ था काफी ज्यादा, और इतना भयंकर हुआ था तो सब टेंशन में आ गए थे, और हम दोनों हंस रहे थे क्या हो रहा है, क्योंकि हमको नहीं होता भाई इससे प्लेन गिरता है, हमको लगा ऐसे ही चक्कर घुमा। ऐसा टर्बुलेंस में क्या होता है, ऐसे नीचे एकदम हो जाता है वो, तो अपन ना गद्दी से जो सीट होती है ना, सीट उससे ऐसे हवा में आते एक मिनट के लिए, फिर नीचे आए थे, तो ऐसे इसलिए वो सीट बेल्ट बांधने को बोलते हैं। तो टर्बुलेंस का फेस आता है, और टर्बुलेंस की वजह से अगर हाई टर्बुलेंस रहा ना उसमें, तो वो लोग रूट चेंज करते हैं। फिर क्या करते हैं, चेंज, तो अल्टरनेटिव्स रहते हैं उनके पास रूट्स, कि अगर यहाँ से टर्बुलेंस है तो भैया लेफ्ट घुमा के लॉन्ग कट जा, लेकिन यहां से मत जा। समझा आपको क्लियर? एयर ट्रांसपोर्ट इज फ्लेक्सिबल, क्या है ये, इट कैन चेंज इट्स रूट्स वेरी इजीली, ये अपना रूट्स इजीली। आपको मालूम है एयर फ्लाइट्स को इतने भी पावर दिए है कि अगर कोई सपोज पोर्ट एरिया में, एयरपोर्ट एरिया में कोई अगर हेवी रेन हो रहा है तो उनको रीरूट करते, फिर क्या करते हैं, नियर बाय कोई पोर्ट एयरपोर्ट होगा तो वहां उनको लैंडिंग करवाते हैं। समझ आपको क्लियर? तो ऐसे ये प्रैक्टिकल भी होता है। आप अगर कंटिन्यूअसली आप फ्लाइट यूज करोगे तो रीरूट्स के कई बार आपको केसेस मिलेंगे। अपन के लिए क्या, अपन साल में एक ही बार करते हैं, 2 बार। मेरी सिस्टर का लगभग है, क्योंकि उनको हैदराबाद, कलकत्ता, इधर तो इधर उनका शूट चलता रहता है, तो वो जब मतलब उसका लगभग है, नागपुर से लेती है फ्लाइट्स, तो कई बार ऐसे फोन आती है हमको कि भाई आज मम्मी रीरूट किया है गाड़ी को, तो थोड़ा टाइम लगेगा। फ्लाइट को ओके। अब एवरी कॉइन हैज टू साइड, पॉजिटिव एंड, अब नेगेटिव साइड्स क्या है? नहीं, मैं इससे ऊपर इसको खींच सकता नहीं हूं, ये आज खत्म करना है इवनिंग से इंश्योरेंस। अब हम पढ़ जाएंगे कि एयर ट्रांसपोर्ट के क्या डिसएडवांटेजेस है, ड्रॉबैक्स, खराब बातें, नेगेटिव साइड्स। तो पहला है एक्सपेंसिव मोड है, हर कोई प्रिफरेबल नहीं कर सकता है। एयर ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर पैसेंजर एंड गुड्स। तो गुड्स के लिए भी महंगा है और पैसेंजर के लिए भी। आप देखो सभी मोड्स में से सबसे महंगा आज की तारीख में कौन सा मोड है? एयर। यूज कैपिटल, अब किसी को एयर कंपनी खोलनी है, एयर का ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी खोलनी है तुमको, तो उसके लिए कैपिटल भी तुमको, क्योंकि एक एक फ्लाइट जो है करोड़ों का आता है। आपको मालूम है एयर ट्रांसपोर्ट के अंदर जो रनवे होता है, अगर गलती से एक भी खड्डा हुआ, फ्लाइट पलट सकती है। बता दूं मैं आपको, उनका उसका जो रनवे बनता है ना, उसके लिए अलग मटेरियल यूज होता है, कंक्रीट अलग यूज होता है उसका पूरा, क्योंकि इतनी बड़ी टनों से भरी हुई एक साथ लिफ्ट करेगी, तो वो दब गया अगर फ्लाइट रनवे, तो वहीं के वहीं वो क्रैश लैंडिंग कर देगी, क्योंकि वो टनों से होता है ना, इतना बड़ा टन एक साथ अगर आ रहा है
ऊपर से प्रेशर, तो उतना उसको झेलने वाला उतना फेस क्यों होना। इसलिए आप देखोगे बहुत सारी कंपनियां, सीमेंट कंपनी, आप देखो सीमेंट कंपनियां ऐड करती है कि हमारा सीमेंट यूज होता है रनवे के लिए, देखा ना आपने। तो क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उससे मजबूती कोई आई ही नहीं ऐसा। इसलिए आप देखो ये कंपनियां यूज करती है अपने ऐड के अंदर पॉइंट्स को। तो इसका कंस्ट्रक्शन बिल्ड कॉस्ट भी महंगा है और फ्लाइट्स का कॉस्ट भी महंगा है। प्राइवेट कंपनियों को रेंट देना पड़ता है, आपको पता है, गवर्नमेंट को एयरपोर्ट का या फिर रनवे का यूज करने का उनको पैसा देना पड़ता है पूरा। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एरोप्लेन, एयरपोर्ट, रनवे एक्सेट्रा इज वेरी, तो ये सब में खर्चा काफी आता है। फिर नेक्स्ट है लिमिट कैपेसिटी। अब इसकी कैपेसिटी रोड ट्रांसपोर्ट से अच्छी है लेकिन रेलवे और वाटर ट्रांसपोर्ट से कम है। रेलवे और द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट इज वेरी लिमिटेड। अभी किससे कंपेयर हो रहा है? एज कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट ओनली। हाँ सॉरी, वाटर ट्रांसपोर्ट से, वाटर एंड रेलवे। क्लियर? लिमिटेशन में ऊपर वालों को देखना है और अच्छी एडवांटेज में नीचे वालों को। ठीक है। ट्रेनिंग, अब एरोप्लेन कोई भी उड़ा सकता क्या? चलो भाई इच्छा हुई चलो उड़ाने। इट रिक्वायर्ड हाई ट्रेनिंग, क्वालिफिकेशन चाहिए उसके लिए। तो एरोप्लेन फ्लाइट्स कोई भी उड़ा सकता क्या? टू ऑपरेट एरोप्लेन और एनी अदर मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट हाई डिग्री ऑफ ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। तो हाई डिग्री ट्रेनिंग यानी ट्रेनिंग काफी अच्छी चाहिए। इसका एक कोर्स होता है पायलट का। अनरिलायबल सर्विसेज, अनरिलायबल सर्विस यानी क्या कि ये एयर ट्रांसपोर्ट जो है पूरा वेदर पे डिपेंड है। अगर वेदर कंडीशन बिगड़ी तो आपका ये मोड रुक जाता है वहां पे। रेलवे में रुकती नहीं लेकिन ये रुकती है। ड्यू टू अनफेवरेबल वेदर कंडीशन लाइक हेवी रेन, स्नोफॉल एक्सेट्रा, एयर सर्विसेज में बिकम अनरिलायबल, यानी उसके ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं हो सकते। फिर डिपेंडेंट नहीं होना, इसलिए इसको वर्ड यूज किया है अनरिलायबल। यूज किया है रिलायबल, यानी क्या होता है? जिसके ऊपर हम डिपेंड हो सकते हैं, लेकिन जिसके ऊपर डिपेंड नहीं होते उसके ऊपर हम यहाँ पे नहीं कर सकते। समझा आपको? क्लियर? समझा क्या? आपने एक उरी मूवी का एक सीन देखा होगा, क्या देखा? हाव कर रहे, देखते हो समझते नहीं हो। आप देखो वो जो उरी मूवी में एक हीरोइन दिखाई है जो पायलट होती है, पायलट, उसको रिटायर करके एक डिपार्टमेंट में बिठा दिया जाता है तो उसका मुंह सुझा हुआ होता है। तो विकी कौशल पूछता है तू ऐसे हमेशा ऑफ क्यों रखती? तो वो बोलती क्या कि भाई मेरी ड्यूटी निकाल दी गई मुझसे क्योंकि मैंने अनरिलायबल कंडीशन में एक की जान बचाने गई थी, बच गई थी, लेकिन ये एसओपी के अगेंस्ट है इसलिए मेरी ड्यूटी मुझे ऑफ कर दी गई थी। और फिर विकी कौशल उसको फिर उरी का जो नया मिशन बनता है उनका, उसमें फिर उसको हेड बनाता है कि चला मेरा प्लेन तू। समझा आपको? क्लियर? तो इनका एसओपी होता है। आप अनरिलायबल सर्विसेज के अंदर प्लेन या ये कोई भी चीज उड़ा सकते। आप देखो बीच में अभी एक केस हुआ था क्रैश लैंडिंग का माँ वैष्णो देवी के यहाँ पे। मतलब एक एरोप्लेन जो है ना, चॉपर, वो क्रैश लैंडिंग किया था, अभी 15 दिन पहले की बात है। तो क्रैश लैंडिंग क्यों हुई उसकी? क्योंकि कोहरा था और विले होता है ना, विले होता है ना उसको, वैली। ओके हाँ, तो वैली जो पहाड़ी इलाका होता है ना, पहाड़ी इलाका ऐसे वी टाइप में उसको वैली बोलते हैं। तो ये वैली के बीच में उड़ता है प्लेन, क्योंकि पहाड़ बहुत बड़े होते हैं, उतना ऊपर वो लिफ्ट नहीं होता है प्लेन। तो जो वैली एरिया होती है ना, वैली एरिया, उसमें बीचों बीच उड़ता है प्लेन। अब कोहरे के टाइम पे प्राइवेट कंपनियों ने उड़ाने की सोची तो वो प्लेन क्रैश लैंडिंग किया था, क्योंकि कोई तो भी पहाड़ से टकरा गया था वो शायद से, तो उसने क्रैश लैंडिंग कर दी और शायद 6-7 लोगों की वहां पे डेथ भी हुई थी। अब मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं फिगर क्या है, न्यूज़ देखा था मैंने। तो ये एसओपी के अगेंस्ट होता है ना, तो ये काम नहीं करना पड़ता। अगर कोहरा है तुमको नहीं दिख रहा और वैली है
तुमको दिख रहा भाई इधर से भी पहाड़ है, इधर से पहाड़ है, तुम बीच में कैसे जाओगे, दिख रहा नहीं तुमको, तो उस टाइम पे तुमको टेक ऑफ करना ही नहीं चाहिए। तो इस तरीके से ये अनरिलायबल सर्विसेज के अंदर ये चलता नहीं है। कहीं कोहरा छाया हुआ है, आपको विजिबिलिटी कम है, आप देखो जहां विजिबिलिटी कम होती है ना पायलट्स को, तो वहां पे वो लैंडिंग भी नहीं करते, टेक ऑफ दूर की बात, लैंडिंग भी नहीं करते, बोलते विजिबिलिटी, रूट ही दिख रहा नहीं, रनवे दिख रहा नहीं मेरे को। जब तक कि, हालांकि आपको मालूम है टेक्नोलॉजी के बेसिस पर उनको रनवे दिखना अलाउड, दिखना नहीं भी चलता, वो लैंडिंग कर सकते वो प्रॉपर, बट उनको एक एसओपी दिया है कि जब तक अपनी आंखों को रनवे दिखता नहीं बेटा करना नहीं। और अगर जब फॉग होता है ना, फॉग बहुत ज्यादा, तो फॉग में वो रनवे दिखता है तो वो बोलते हैं हमको रीरूट करो, या फिर वहीं के भी ऊपर चक्कर काटते हो 4-5 राउंड, मालूम आपको। और फिर चक्कर काटने के बाद जब उनको विजिबिलिटी दिखती है, हाँ विजिबल है अभी, तो वो लैंडिंग करते हैं। तो ये इन्हें टेक ऑफ दूर के बाद लैंडिंग भी नहीं है भैया तुमको करना अलाउड, क्योंकि सबसे रिस्क होता है टेक ऑफ और लैंडिंग। समझा क्लियर? तो कभी ऐसा कुछ अगर रहा तो टेंशन बनना नहीं, कल को तुम प्लेन में जाओगे और चक्कर ही काट रहा है तक प्लेन, तो टेंशन लेना नहीं, उसको विजिबिलिटी नहीं दिख रही पायलट को, इसलिए वो ऊपर तुमको घुमा रहा है, घूमो बेटा। ओके। और एक और बात, प्लेन में जाओगे ना तो एटलीस्ट कान को कुछ लेके आना, वो बहुत आवाज, कान दर्द होता है बहुत, हाँ, इसलिए ईयरफोन लेके आना और सुनते बैठना, कान में बहुत दर्द होता है, ये एयर प्रेशर होता है ना अंदर, इसलिए। हाँ, नेक्स्ट है नॉइज पॉल्यूशन। तो एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर आवाज बहुत करता है, बहुत, और कितना करता है, तो इतनी दूर से उड़ता है फिर भी मालूम पड़ा कि प्लेन जा रहा है, सामने से बहुत आवाज करता है वो। हेलीकॉप्टर बोलो या एरोप्लेन बोलो, आपको मालूम है, सुनो, हमसे हजारों मील ऊपर होता है वो, इतना देता है अभी, तो भी उसकी आवाज यहां तक आती है कि प्लेन जा रहा है। तो जब सामने होता है तो बहुत, इसलिए आप देखो एयरपोर्ट जो होते हैं ना, एयरपोर्ट वो टाइट होते हैं, सील, मतलब वो कान से पूरे सील टाइट होते हैं। आपने कभी देखा है एयरपोर्ट को? तो एयरपोर्ट में जब आप डिपार्चर लाइन जाओगे ना, डिपार्चर एरिया में, फ्लाइट के अंदर जाने के एरिया में, तो वहां पे पूरे कांच से ढका होता है, पूरा कांच वो पूरा एयर टाइट होता है, यानी वहां रनवे की अभी आवाज नहीं आती, इसलिए वो आवाज नहीं आती। और जब फ्लाइट में बैठोगे, फ्लाइट में वो भी पूरा एयर टाइट होता है, तो इसलिए आपको आवाज नहीं आती। लेकिन एक्चुअली जब फ्लाइट चालू होती है, शुरू होती है, और वो जो घूमता है उसका जेट इंजन, टरबाइन इंजन जो भी होगा, तो वो वॉइस बहुत करता है। समझ आपको क्लियर? इसलिए ये इसका ड्रॉबैक है कि नॉइस पॉल्यूशन होता है इससे। एयर ट्रांसपोर्ट क्रिएट नॉइस पॉल्यूशन। फिर नेक्स्ट है बल्की गुड्स। अब बताओ बल्की गुड्स के लिए सुटेबल है ये? नहीं है। फॉर कैरिंग बल्की गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी एयर ट्रांसपोर्ट इज नॉट सुटेबल। इंटरनेशनल लॉ, अब अगर कोई इंटरनेशनल फ्लाइट्स होंगी तो उनको हर कंट्री के लॉ फॉलो करने। अब कोई कंट्री कुछ और बोलता, कोई कंट्री कुछ और बोलता, सबको लेके चलना है, सबको सबको। समझा क्या? पूरी एयर ट्रांसपोर्ट इज सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल रेस्ट्रिक्शन एज एरोप्लेन ऑफ सम नेशंस आर नॉट अलाउड टू फ्लाई ओवर द अदर कंट्रीज। देखो आपको बता दूं मैं, अफगानिस्तान के ऊपर से इंडिया की फ्लाइट अलाउड नहीं है, उड़ा देंगे, बोल दिया है। यूएसए की फ्लाइट जो कट्टरवाद चलते हैं दो देशों में, वो बोलते हैं हमारे ऊपर आई मजा आया से, अफगानिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान टेरिटरी इलाका है ना पूरा भी, है ना, तालिबान के अंडर में ना, तो अब कट्टरवाद चलेगा ही। तो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है जो हमको अलाउ नहीं करती है। उसका आज से 25 साल पहले, 25 साल नहीं 50 साल पहले शायद से हुआ होगा, हाईजेक हुआ था एरो इंडिया का एयर इंडिया, अमृतसर में उसको उतारा था फ्यूल के लिए उतारा था उसको, लेकिन वहां पे कंट्रोल नहीं कर पाया, तो उसको फिर कोई तो भी लेके गए टेररिस्ट। तो टेररिस्ट लेके गए उनको, कोई तो भी एरिया थी उनकी एरिया जो भी थी, अब काबुल लेके गए, कहीं तो भी शायद लेके गए थे वो। तो फिर पायलट को फ्यूल नहीं था वहां जाने का, बीच में पाकिस्तान आ रहा था, तो पाकिस्तान को पायलट ने बोला उतरन दे, मेरे फ्लाइट फ्यूल नहीं है, बस फ्यूल भर के दे, हम जा रहे।
सही है कि नहीं? पैसे नहीं, अब हाईजेक किया हुआ फ्लाइट एक, तो टेररिस्ट भाई, टेररिस्ट को बोला तेरे पाड़े वाला ये ले, बोल उनको इलाके वाला, अरे मिली भगत है ना इनकी। तो पाकिस्तान ने बोला हमको इंटरनेशनल मैटर से पढ़ना नहीं है, जाओ यहां से, आइस मत आवे। तो फिर पाकिस्तान वो रनवे ओपन नहीं करा था, तो रनवे ओपन नहीं करा था, तो अब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं, किसके पास? एयर इंडिया की फ्लाइट के पास फ्यूल ही नहीं वहां तो जाने का, तो कहां से उड़ेंगे? क्रैश लैंडिंग करेगा ना। तो फिर उसने जबरदस्ती क्या किया, पायलट ने प्लेन नीचे कर दिया, उसको लगा रनवे है, जैसे ही प्लेन नीचे हुआ तो दिखा उसको हाईवे है, वो क्या है, उसने प्लेन बराबर ऊपर लिया, और ये पाकिस्तान वालों ने देख लिया, उनको रेडार पे दिखता ना, ये तो हाईवे में लैंडिंग कर रहा, जनहानि करेगा ये तो हमारा। तो फिर उसने क्या किया, उसने रूट्स खोले और बोला आओ यहाँ लैंडिंग करो, जल्दी फटाफट फ्यूल करो, निकलो यहाँ से, हमको बीच में मुद्दे में नहीं आना है, एक तो हमारा नाम पहले खराब है। अरे मुद्दों में टेररिस्ट में आ गए ना पाकिस्तान, तो फिर उनको फ्यूल भर के काबुल कहीं तो भी जाने दिया। तो फिर वहां पे ये इंटरनेशनल लॉज बीच में आते, इसलिए वो पाकिस्तान उनको अलाउ नहीं कर रहा था यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि अगर इसको फ्यूल भरने दिया तो पहले ही हमारा नाम चढ़ा हुआ है कि आतंकवादी को तुम पाल रहे हो, और एक टैग लगा देंगे, हमारा कोई मैटर ही नहीं है अभी। तो फिर इस तरीके से कुछ चीजें ऐसी होती है जो इंटरनेशनल लॉज फॉलो करने पड़ते हैं। बहुत सारी कंट्री ऐसी होती है जो किसी कंट्री के फ्लाइट को अलाउ, तो वहां से उड़ाना भी नहीं पड़ता, वहां से अगर वो एरिया से गए बेटा सीधा मिसाइल से उड़ा देंगे तुमको, और फिर लाइव उसके लिए कोई कैपेबिलिटी, कोई पूछताछ नहीं होती, तुमको मना किया ना यहाँ पे आने नहीं। समझा आपको क्लियर? तो सारी कंट्रीज को इंटरनेशनल लॉ कंपनीज को फॉलो करना पड़ता है। अब ये थे हमारे ड्रॉबैक्स थे किसके, एयर ट्रांसपोर्ट के। 2 मिनट ध्यान दो, तुम तो ऐसे देख कर रहे हो जैसे कि मैं कुछ नया कर रहा हूं, रोज खड़ा ही नहीं है हमारा। फिर बेटा बोर क्या, इतनी नई नई बातें बता रहा तुमको मैं, बोर मर रहा बाहर है बेटा, यानी ये ऐसे हो गया, इधर मुर्गी हलाल हो गई और बोलती मजा नहीं आया, सही कि नहीं? इतनी नई नई बात बताई तुमको। यहां ध्यान दो बेटा, ये सब चीजें ना आपको जनरल नॉलेज काम में आता है आगे। इधर आओ, इधर वापस, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अब बाकी है। चौथा मोड है मोनोरेल एंड मेट्रो। अब मोनोरेल एंड मेट्रो में फर्क क्या है? मोनोरेल क्या मतलब है, जो एक बीम बना के बीच में, मैंने आपको इमेज दिखाई थी उस दिन, और मेट्रो जो इंटरनल आजकल ट्रांसपोर्ट चल रही है, नागपुर में आई गई है, देख के आना, घूम के भी आना, मेट्रो ट्रेन। These are the types of rapid transit system found in urban area. रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है ना, रैपिड आरटीएस बोलते हैं उसको, आरटीएस जनरली इंटरनल सिटी की सिटी में जो ट्रांसपोर्ट यूज होता है उसके लिए बनाया गया है। जैसे बीआरटीएस बसेस के लिए बनाया गया था, और ये आरटीएस का सिस्टम मैंने कहा होता है, जैसे कोई बड़ी बड़ी अर्बन एरिया होती है ना, अर्बन एरिया में मेट्रो सिटी, उसमें अंदर ही बहुत बड़े बड़े इलाके होते जाने के लिए। जैसे आप देखो मुंबई देख लो, एक एरिया से दूसरे एरिया में 3 घंटे लगते, 4 घंटे लगते, यहाँ 4 घंटे में इंसान नागपुर पहुंच जाए। नागपुर का इलाका एक ही सिटी के अंदर, बताओ। तो इतने बड़े बड़े इलाके के अंदर ही अंदर घूमने के लिए उनको एक सिस्टम लगाया, उसको बोला गया है आरटीएस सिस्टम, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो ये कभी बसेस देती है, कभी कोई ट्रेन देते हैं, लेकिन ये सिस्टम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ये भी समझना है तुमको? फाउंड इन अर्बन एरिया, कहां होती है ओनली? दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट आर एनर्जी इफिशिएंट। ये काफी ज्यादा हाईली इफिशिएंटली चलती है, काफी फास्ट चलती है, एंड लेस पॉल्यूटिंग टू। तो ये पॉल्यूशन भी कम करती है। और आपको बता दूं मैं, सुनो, पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इंटरनल सिटी के लिए जरूरी होता है, वो पॉल्यूशन कम करता है। अब आप देखो दिल्ली में एक बीच में केजरीवाल गवर्नमेंट ने प्रीवियस ईयर में कारों को वो दिया था रोटेशन, इवन ऑड का,
क्योंकि क्या होता है जब सभी लोग अपने अपने व्हीकल यूज करोगे तो जो पॉल्यूशन है वो ज्यादा होता है। कैसे? देखो, अब 10 कार जितना पॉल्यूशन करती है उससे सिर्फ 10%, उतना तो 10% से भी बस पॉल्यूशन करती है क्रिएट। तो 10 कार जितना पॉल्यूशन, अगर आप एक बस में बैठ रहे हो तो बस में पैसेंजर की कैरिंग कैपेसिटी 10 कार की जितनी है। तो इसलिए बोलते हैं कि पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करो, पॉल्यूशन कम होता है और उससे ट्रैफिक कंट्रोल होता है, ट्रैफिक भी कंट्रोल होता है। इसलिए आप देखो मेट्रो सिटी में आप कभी विदेश जाओगे ना, फॉरेन में वो पब्लिक मोड बड़े बड़े रईस लोग भी यूज करते हैं। आज भी आप अगर इनको देखोगे, मार्क जुकरबर्ग या बिल गेट्स को, एलॉन मस्क को, तो ये लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। आपको मालूम है ये क्या बोलते हैं इसको, कहते हैं ऐसा कि बिल गेट जो है ना वो साइकिलिंग करता है, साइकिल पे जाता है आज भी वो अपने ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। तो वहां पे, यहाँ पे साइकिल क्या सोचते हैं, साइकिल कर रहा, वहां पे रईस लोग भी साइकिल करते हैं, साइकिलिंग करते हैं। क्योंकि हमको साफ सफाई अपना सब घर दिखता है, लेकिन उनको घर बोले तो उनका कंट्री दिखता है उनको, कि मेरा कंट्री घर है, मुझे इसको साफ करना है। समझा कि कुछ तुमको? तो मेट्रो सिटी में बड़े बड़े लोग भी पब्लिक यूटिलिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज करने चाहिए, और उसमें सबसे इफिशिएंट है मोनोरेल एंड मेट्रो। मोनोरेल इज अ रेलवे इन विच द ट्रैक कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल रेल और बीम। एक ही होती है ना बीच में बीम, तो सिंगल रेल बोलोगे या तो बीम बोलोगे, बोलोगे उसको। अब इसमें मेट्रो के बारे में कुछ नहीं बताया है, तो मेट्रो के बारे में आपको लिख के आना है, ये आपका होमवर्क है। मेट्रो क्या होता है ये आपको लिख के आना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट रोप वे। अब रोप वे कहां यूज होता है? वैली रिवर्स एरिया में, जहां एक पहाड़ दूसरे पहाड़ के बीच में जाना हो तो वहां पे रोप वे यूज करते हैं। रोप वे क्या होता है? एक बड़ी रस्सी से ट्रॉली लगा के उसको यहां से वहां होता है मूवमेंट। सबसे बड़ा रोप वे कहां है इंडिया में? ऋषिकेश में, गिरी में है, गुजरात में गिरी, ठीक है होगा। लार्जेस्ट रोप वे इन इंडिया। Longest ropeway in India. According to Kearney Tales, Auli Ropeway in Uttarakhand is India's longest cable car and Assam's second longest ropeway, covering a distance of 4 kilometers in just 20 minutes. 4 किलोमीटर का डिस्टेंस सिर्फ 20 मिनट में। ये देखो ऐसे होता रोप वे, देखा है ना? ओके, हो गया ना बेटा? रोप वे रेफर्स टू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो रोप वे क्या है? ये रिलेटेड है एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए विच कनेक्ट टू प्लेसेस ऑफ हिल्स और अक्रॉस अ वैली और रिवर। तो यहाँ तो हिल स्टेशन के थ्रू जाना हो इधर से उधर तो भी काम में आता है। दो पहाड़ के बीच में जो वैली बनती है बहुत बड़ी, वहां भी रोप वे यूज होता है, और अगर रिवर क्रॉस करनी है तो वहां भी यूज होता है रोप वे। इन रोप वे ट्रांसपोर्ट ट्रॉली, ये बड़ी ट्रॉली है, ये इसको ट्रॉली बोलते हैं। ट्रॉली मूव्स ऑन व्हील्स, देखो व्हील्स होते हैं उसको ऊपर से, ये देखो ये ना यहाँ पे इसको व्हील्स होता है। इमेजिन कर लो बाद में, फिर देखो ये रिवर के बाहर दिख रहे, धीरे रिवर क्रॉस कर रही है, इसको ऊपर से देखो, आप ऊपर से देखोगे ना इसको तो व्हील्स होते हैं उसको, जो रोप पे चलती है व्हील्स, ताकि मूवमेंट हो।
ये दिख रहा है आपको जहां पे मेरा एरो आ रहा है? ये ट्रॉली होती है, इसके ऊपर व्हील्स होते हैं। ये देखो ये रहा व्हील्स, दिख रहा है आपको? हाँ, ट्रॉलीज मूव्स ऑन व्हील्स कनेक्टेड टू द रोप, जो रोप के ऊपर कनेक्ट होते हैं वो, एंड आर यूज फॉर कैरिंग पैसेंजर और गुड्स की मूवमेंट भी होती है और पैसेंजर्स की भी मूवमेंट होती है, पर्सन्स की। एक बात सुनो, मैं इमेजिनेशन इसलिए करता हूं ताकि तुमको कंटेंट बढ़े, तुम्हारा, तुमको लिखना भी है। मेरे पढ़ाने के बाद तुम्हारा काम शुरू होता है, तो अपना कंटेंट मटेरियल बना के रखो। मेरा कुछ नहीं जा रहा, मैं निपटा दूंगा। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट के थ्रू लिक्विड गैसेस जो होते हैं ना, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। जैसे अभी आप देखो, महानगर पालिका से आपको जो घर पे नल आता है वो पाइपलाइन से आता है ना पूरा। तो ये कौन सा है अपना मान डैम से अकोला तक के पूरा पाइपलाइन बिछाए हुए है, मालूम है आपको? उसके थ्रू आपकी तो ये होता है पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। क्या होता है वो? और आजकल हाइपर लूप भी आएगा, अभी 15 साल 20 साल बाद। हाइपर लूप में एक पाइप के अंदर इंसान कैप्सूल में घूमने फ्रॉम वन प्लेस टू। अब मैंने उसने हाइपर लूप आपको दिखाया था। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट send goods through the pipe, most commonly liquid and gases. Short distance system। अच्छा, आपके यहाँ पे तो घर पे सिलेंडर आता है, मालूम आपको? लेकिन मेट्रो सिटी में LPG जो है वो उसका भी पाइपलाइन है गवर्नमेंट का पूरा। आपको पता है पाइपलाइन बाकायदा उसका बिल आता है, बिल मीटर लगा हुआ है, मीटर। यहाँ पे अपन सिलेंडर लगाते हैं, सिलेंडर, वहां पे पाइपलाइन बिछी हुई है। डिस्टेंस देखो, बट एवरी सिस्टम के अपने दो पॉइंट है, पॉजिटिव नेगेटिव भी है। अब वो लीकेज होगा तो कितना लॉस होगा? शॉर्ट डिस्टेंस सिस्टम एग्जिस्ट ऑफ सेवेज स्लरी वाटर, while long distance network are used for petroleum and natural gas। इराक हमको, इंडिया को जो पेट्रोल सप्लाई करता ना, तो इराक और इंडिया में पाइपलाइन बिछे हुए, उसके थ्रू होता है। फाइनली मेरा ट्रांसपोर्ट खत्म होता है। तुमको पढ़ना है पढ़ो, अब नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। ऑफिशियली मैंने पोक सिस्टम में खत्म किया और आपकी लैंग्वेज में भी खत्म किया। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। वॉइस